तो दोस्तों आज की क्लास में सिलोजिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे हम। एरिस्टोटल ने जो सिलोजिज्म दिया पहले आज वो पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय शास्त्र न्याय दर्शन में जो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक ने जो सिलोजिज्म या न्याय दर्शन दिया फिर वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। एरिस्टोटल ने जो सिलोजिज्म दिया था उसका नाम है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं, इसकी क्या थ्योरी है, आज वो हम देखेंगे। दोस्तों कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में फिक्स 3 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उन 3 स्टेटमेंट्स में से पहले 2 स्टेटमेंट्स या पहले 2 सेंटेंसेस स्टेटमेंट या प्रपोजिशन या प्रेमाइस कहलाते हैं और तीसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन कहलाता है। तो प्रेमाइस और कंक्लूजन। और इन 3 स्टेटमेंट्स में पहले मैं आपको समझा दूं फिर लिखवाऊंगा। इन 3 स्टेटमेंट्स में टोटल 3 टर्म्स होते हैं। हर एक टर्म इज कमिंग 2 टाइम्स। एवरी टर्म कम्स 2 टाइम्स in these 3 sentences. So there are 6 total places. That means every statement has 2 terms, but total terms are 3 only. So all the 3 terms are coming 2 times each. So that is why 3 sentences. And 1, 2, 3 statements. These 2 are called premises and this is called conclusion, right? So syllogism is a chapter of statements and conclusion. You have to check this conclusion based on these 2 statements, and that practical part we have already seen how you are checking the conclusion based on the statement by the help of Venn diagrams, right? Now let us write down some theory part. Categorical syllogism given by Aristotle says it has fixed 3 statements, fixed 3 sentences are there. Out of these 3 sentences, the first 2 sentences are called premises and third sentence is called conclusion. Now premise और conclusion कुछ भी हो, कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट कोई सा भी हो, चाहे स्टेटमेंट है, प्रेमाइस है या कंक्लूजन है, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पूरे सेट को प्रपोजिशंस का सेट कहते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट, प्रपोजिशन, प्रेमाइस, स्टेटमेंट, कोई भी नाम बोलो, इनमें सब में एक खास बात होती है और वो ये खास बात होती है कि एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। चाहे वो स्टेटमेंट है, चाहे वो कंक्लूजन है, चाहे वो प्रेमाइस है, चाहे वो कंक्लूजन, बट एवरी सेंटेंस इन दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नाउ व्हाट आर दीज 4 पार्ट्स? ऊपर लिख दो. Out of these 4 parts, 2 parts are fixed in every sentence. All A or B. This part is called subject and this part is called predicate. The first one is always called subject and the last one is always called predicate. This is fixed, except one exception, with that I'll teach you separately, that those exceptions where if the sentence starts with only A is B,
then you interchange, then you consider this as subject and this is predicate. But that is only an exception, and that will be taken later on. First, except that we consider in every sentence the first part as the first word as subject and the second one as predicate. Not the first word of the sentence, but the A and B you are talking about. So this is subject and this is predicate. Now these two parts of the sentence are fixed. Apart from these two parts, there are two other parts, this one and this one. This part is called quantifier of the statement, quantifier of the sentence. नाम से पता चल रहा है quantifier मतलब क्या बता रहा है ये? This tells you about the quantity of the subject in this sentence. और जब ये क्वांटिटी की बात करता है तो कितने तरह से क्वांटिटी बताता है? दो तरह की क्वांटिटी बताता है, एक यूनिवर्सल और दूसरी पर्टिकुलर। वैसे भी डिडक्टिव रीजनिंग में आपको पता है कि उसकी डेफिनेशन ही यही है, फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। तो इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, इसको जनरल भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100%। जनरल या यूनिवर्सल मीन्स 100% एंड पर्टिकुलर मीन्स लेस देन 100%। लेस देन 100%। अब इस शब्द को बोलते हैं क्वांटिफायर, क्योंकि क्वांटिटी बताता है। किसकी क्वांटिटी बताता है? सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताता है। और क्वांटिटी दो तरह से बताता है, एक होती है यूनिवर्सल या जनरल या टोटल, है ना। और जब मैं बात करता हूं यूनिवर्सल की, सो व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल, व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल, तो ज्यादातर तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा? ऑल। ऑल के अलावा कुछ और वर्ड्स भी होंगे, जैसे एवरी, ईच, नन, नो वन, नोबडी। हाँ बिल्कुल दिव्या, नन भी यूनिवर्सल में आएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो क्या ये सेंटेंस सबकी बात कर रहा है? हाँ, नो गर्ल इज इंटेलिजेंट नेगेटिव बात कर रहा है, लेकिन सबकी कर रहा है। इट इज टेकिंग एवरी गर्ल। सो नो वन, नन, नो बडी, ईच, एवरी, ऑल, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन बात सबकी कर रहा है। अच्छा, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, और इसमें आपको और भी कोई सिनोनिमस वर्ड्स दिख जाए जिसका ऑलवेज, तो कोई भी ऐसा वर्ड दिख जाए जो यूनिवर्सल की फीलिंग बता रहा है, यूनिवर्सल का मीनिंग बता रहा है, तो वो इसमें आएगा। अब एक और दो और वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए नए हैं। अगर सेंटेंस इनमें से किसी शब्द से शुरू हो जाए, अ या एन या वन, कैसे? वन एप्पल इज स्वीट, या एन एप्पल इज स्वीट, या अ गर्ल इज इंटेलिजेंट, या वन चेयर इज स्ट्रॉन्ग। जब भी वर्ड सेंटेंस अ से, एन से या वन से शुरू हो, तो आप इसको यूनिवर्सल मानेंगे। आप इसको किस में लेंगे? आप इसको यूनिवर्सल में लेंगे, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस अ से, एन से, वन से शुरू हो, इसको हमेशा यूनिवर्सल में लेंगे। जैसे मैंने बोला एन एप्पल इज स्वीट, तो आप क्या पढ़ोगे? ऑल एप्पल्स आर स्वीट। अ मैंगो इज रेड, आप क्या पढ़ोगे? ऑल मैंगोज आर रेड।
वन गर्ल इज इंटेलिजेंट, तो आप क्या पढ़ोगे, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई। एक और मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पे जो आपके लिए नया है। मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी जब मैं कुछ भी नहीं लिखूं, when the quantifier is missing from this sentence, when there is no quantifier in the sentence, then also you will consider that statement as universal. Example, girls are sweet. कैसे पढ़ोगे, all girls are sweet. Mangoes are yellow. क्या पढ़ोगे, all mangoes are yellow. Table is strong. क्या पढ़ोगे, all tables are strong. तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, क्वांटिफायर ही गायब है सेंटेंस में से, तो उसको आप यूनिवर्सल में मानेंगे, और अ एंड वन लिखा हुआ है तो आप उसे यूनिवर्सल में मानेंगे। और वैसे यूनिवर्सल के वर्ड्स तो आपको ऑल, एवरी, ईच कॉमन वर्ड्स तो मिलेंगे। अब आ जाओ दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब लेस देन 100%, कोई भी ऐसा वर्ड जो लेस देन 100% की बात करेगा। जैसे ज़्यादातर तो आपको इसमें कॉमन वर्ड एक ही मिलेगा, सम मैंगोज आर स्वीट, तो सम की बात कर रहा है, मतलब 100% से कम की बात कर रहा है। बच्चों 100% से कम चाहे 99.9 की बात करे तो भी पर्टिकुलर में आएगा। सम, फ्यू, लिटिल, मोस्ट, मैनी, एट लीस्ट, ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे, यूनिवर्सल में नहीं आएंगे, पर्टिकुलर में आएंगे। ये सारे वर्ड्स 100% से कम की बात कर रहे हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर में आएंगे। एनी वर्ड जो है वो यूनिवर्सल है। एनी गर्ल इज स्वीट, एनी का मतलब तो अ हो गया ना, एनी मतलब एन, एनी मतलब वन। एनी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, एनी वन, है ना। एनी वर्ड का मतलब क्या होता है, एनी वन गर्ल इज स्वीट। तो एनी वन जो है वो यूनिवर्सल में आता है, वो वन का ही बात हो गया, एनी मतलब वन ही होता है। अब बच्चों ये तो बात हो गई क्वांटिफायर की। सब्जेक्ट प्रेडिकेट फिक्स्ड है, क्वांटिफायर एक वर्ड है क्वांटिफायर। और चौथा पार्ट जो सेंटेंस का है वो भी दो पार्ट्स में बटा है। और चौथे पार्ट का नाम क्या है, इसको कहते हैं कॉप्यूला। क्या कहते हैं, कॉप्यूला। इस वर्ड का नाम है कॉप्यूला। ये वर्ड सेंटेंस की क्या चीज बताता है, ये वर्ड सेंटेंस की क्वालिटी बताता है। जैसे ये वर्ड क्वांटिटी बताता है, वैसे ये वर्ड क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आपस के रिलेशन की क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एस और पी लिखूंगा पूरे चैप्टर में, है ना। तो क्वालिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जब क्वालिटी ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो कितने तरह से क्वालिटी होती है, दो तरह से, एफर्मिंग द रिलेशन एंड डिनाइंग द रिलेशन। एक क्वालिटी होती है एफर्मिंग द रिलेशन, दूसरी होती है डिनाइंग द रिलेशन। एफर्मिंग द रिलेशन मतलब एफर्मेटिव, एंड डिनाइंग द रिलेशन मतलब नेगेटिव। सो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो ये कॉप्यूला है। और कॉप्यूला क्या होता है, क्वालिटी ऑफ रिलेशन बताता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और रिलेशन कैसे बताता है, दो तरह से बताया, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब एफर्मिंग द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और नेगेटिव मतलब डिनाइंग द रिलेशन, डिनाइंग द रिलेशन, है ना बच्चों। और बड़े ही सिंपल पहचान है
यस और नो की। ऑल मैंगोज आर येलो, अब और आर आ गया, आर मतलब एफर्मिंग है, एफर्मेटिव, पॉजिटिव है, बता रहा है कि हाँ ऑल मैंगो तो येलो। और मैं क्या बोलूँ, नो मैंगो इज येलो, अब नो आ गया। सम मैंगोज आर नॉट येलो, नॉट आ गया, नो आ गया। नो वन इज येलो, नो मैंगो इज येलो, तो नन आ गया। नन ऑफ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, नन, नो वन, नो बडी, नॉट, ये जब भी आ जाए, नो और नॉट आ जाए, नन आ जाए, तो वो क्या है, डिनाइंग द रिलेशन है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये कॉपुला जो क्वालिटी बताता है और ये क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी भी दो तरह से बताता है और क्वालिटी भी दो तरह से बताता है। आई होप यू आर राइटिंग नोट्स, तो साथ साथ नोट्स उतारते चलिए, समझते भी चलिए। तो अब एक चीज़ समझ में आई कि सेंटेंस के जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट फिक्स्ड हैं, सेम हैं दोनों में, ये दो तो होते ही है सेंटेंस में, तो एक सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट को कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। बट दिस वर्ड, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस चेंजेस 2 times and this part of the sentence changes 2 times. So all in all the syllogistic statements can be of 4 types. What are those 4 types? One can be universal and affirmative, one can be universal and negative, then one can be particular and affirmative, and particular and negative. So syllogistic statements are of 4 types. I hope you have written this. And what are these 4 types? Let us write down those 4 types. So types, heading डाल दो, types of syllogistic statements. First type is universal affirmative. यूनिवर्सल मतलब सबकी बात कर रहा है, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, एफर्मिंग द रिलेशन की बात कर रहा है। और बच्चों इसको एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड ए टाइप सेंटेंस। ए टाइप सेंटेंस कहते हैं इसको। ए ई आई ओ वॉवल्स से आप याद रख सकते हो। और ये देखो एक बात सुन लो कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप स्टेटमेंट देखते ही पहचान सको कि ये ए टाइप है, ई टाइप है, आई टाइप है या ओ टाइप है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, ऑल मैंगोज आर येलो। तो किसकी बात कर रहा है, ऑल की बात कर रहा है, मतलब यूनिवर्सल है, और एफर्मेटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सल एफर्मेटिव है। इसमें क्वांटिटी कौन है, क्वांटिफायर कौन है, ये रहा। सब्जेक्ट कौन है, ये रहा। प्रेडिकेट कौन है, ये रहा। और कॉपुला कौन है, ये रहा। कॉपुला क्या करता है, कॉपुला क्वालिटी बताता है। कॉपुला बताता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन है या नहीं है, तो इसका मतलब कॉपुला होना जरूरी है। कॉपुला इज द वर्ड without which the sentence cannot be there. Without copula, relation cannot be determined. Cannot be known. So copula is a necessary part of the sentence. Without copula, you will not be able to know whether the relation of between the subject and predicate is there or not, whether there is a relation or there is not a relation. So copula is an important part, is a necessary part. Without quantifier काम चल जाता है, लेकिन without copula काम नहीं चलता। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि वो सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, सिलोजिस्टिक सेंटेंस का वो कौन सा पार्ट है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रिलेशन बताता है, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, जिसके बिना सेंटेंस का रिलेशन नहीं बता सकते, दैट इज कॉपुला। सेकेंड टाइप है बच्चों यूनिवर्सल नेगेटिव। अब यूनिवर्सल मतलब सबकी बात कर रहा है और नेगेटिव मतलब
इट इज डिनाइंग द रिलेशन। इसको कहते हैं बच्चों ई टाइप सेंटेंस, ई टाइप, इसको ई टाइप सेंटेंस कहते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, नो मैंगो इज येलो, तो नो आ गया मतलब यूनिवर्सल है, और येलो इज येलो मतलब नो मतलब नेगेटिव आ गया, और नो मैंगो इज येलो का मतलब कोई भी मैंगो येलो नहीं है। तो यूनिवर्सल की भी बात कर रहा है और नेगेटिव की बात कर रहा है कि वो येलो नहीं है। सो इट्स यूनिवर्सल एंड नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ई टाइप सेंटेंस। आप सेंटेंस को देखते ही पहचान में आना चाहिए आपको कि वो ए टाइप है कि ई टाइप है कि आई टाइप है कि ओ टाइप है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है पर्टिकुलर का ग्रुप, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। पर्टिकुलर एफर्मेटिव को कहते हैं आई टाइप सेंटेंस, आई टाइप। और पर्टिकुलर मतलब वो सबकी बात करता है क्या? नहीं, स्पेसिफिक की बात करता है। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, है ना। और एफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? सम ए आर बी, सम की बात कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है और पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसलिए पर्टिकुलर एंड एफर्मेटिव है, ठीक। और इसको आई टाइप सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ है पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको ओ टाइप सेंटेंस कहते हैं। ओ टाइप, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है और नेगेटिव है। एग्जाम्पल मैंने कहा सम बॉयज आर नॉट स्मार्ट। सम मतलब पर्टिकुलर बात कर रहा है, नॉट का मतलब नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। तो ये चार टाइप के सेंटेंस हो गए, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप। तो ये चार टाइप के सेंटेंसेस, चारों टाइप के सेंटेंसेस में चार चीज़ें, हर सेंटेंस में चार पार्ट्स। चार पार्ट्स में कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो फिक्स्ड है। ये कौन? क्वांटिफायर, क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। ये कौन? कॉपुला, क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, ठीक। इसके बिना काम चल सकता है। सेंटेंस कैन बी देयर विदाउट दिस पार्ट, बट सेंटेंस कैन नॉट बी देयर विदाउट दिस पार्ट। सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस पार्ट। अब हम शुरू करते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की। कुछ थ्योरी की बातें मैंने आपको बताई थी, तो हम बात कर रहे थे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की, और वापस अपनी थ्योरी पे आता हूं मैं। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में फिक्स्ड 3 सेंटेंसेस होते हैं। उन फिक्स्ड 3 सेंटेंसेस में से फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस एंड द थर्ड सेंटेंस इज कॉल्ड कंक्लूजन। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं आपको। इन तीनों सेंटेंसेस में देयर आर टोटल 3 terms, each coming 2 times. इन तीनों सेंटेंसेस में there are total 3 terms and each term is coming 2 times in the 3 sentences. अब ये जो 3 terms हैं, ये कौन कौन से हैं? Names of these 3 terms. मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म। नाउ व्हाट इज अ मेजर टर्म? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सिलोजिज्म है या कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, इसमें पहले 2 सेंटेंसेस प्रीमाइसेस हैं और तीसरा सेंटेंस कंक्लूजन है। तो फिर मेजर टर्म कैसे पहचान हो कि मेजर टर्म कौन है? तो बच्चों मेजर टर्म होता है प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन।
Major term is predicate of the conclusion. And what is minor term? Minor term is subject of the conclusion. इस बात से एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि कंक्लूजन का सब्जेक्ट भी आ गया, कंक्लूजन का प्रेडिकेट भी आ गया, दोनों आ गए। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो कंक्लूजन में होता ही नहीं है। ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की एक खासियत है, एक रूल है। द कंक्लूजन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कंक्लूजन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि कंक्लूजन के दो पार्ट्स होते हैं, मेजर टर्म और माइनर टर्म। सिर्फ मेजर और माइनर टर्म ही होते हैं कंक्लूजन में, मिडिल टर्म नहीं होता। और पहचान क्या है मेजर टर्म की? इट इज ऑलवेज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। एंड व्हाट इज माइनर टर्म? इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। देन व्हाट इज मिडिल टर्म? It is the common term of the two premises. वो जो दो premises हैं उनका common term middle term कहलाता है and is absent in the conclusion. Common term of the two premises and is not present, is absent in the conclusion. मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। ये देखिए, मान लीजिए मैंने कहा sum A R B all B R C sum A R C। अब आपके सामने तीन सेंटेंसेस का सेट आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों प्रीमाइसेस हैं। प्रीमाइसेस बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, बेस सेंटेंस बोलो, स्टेटमेंट्स बोलो, इनके कई सारे नाम हैं और इसको बोलते हैं कंक्लूजन। अब मेजर टर्म माइनर टर्म की पहचान कैसे होगी? कंक्लूजन से होगी, सेंटेंसेस से नहीं होगी, स्टेटमेंट से नहीं होगी, प्रीमाइसेस से नहीं होगी। कैसे पहचान होगी? कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म है, और दोनों प्रीमाइसेस में जो कॉमन टर्म है वो मिडिल टर्म है। ठीक, मिडिल टर्म कंक्लूजन में गायब होता है। अब ये क्या लिखने का भी कोई खासियत है इसकी? हाँ, आगे आपको रूल्स में लिखाऊंगा कि पहला सेंटेंस इज ऑलवेज मेजर प्रीमाइस, सेकंड इज ऑलवेज माइनर प्रीमाइस। एंड ये डिसाइड कैसे होगा कौन मेजर प्रीमाइस है, माइनर प्रीमाइस कौन है? तो सुनो, जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म हो वो मेजर प्रीमाइस, जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म हो वो माइनर प्रीमाइस, और जिसमें मिडिल टर्म गायब हो वो कंक्लूजन। तो मेजर टर्म कौन है? सी। सी किस में है? इस सेंटेंस में। तो ये कौन सा प्रीमाइस है? ये मेजर प्रीमाइस है। और ये कौन सा प्रीमाइस है? ये माइनर प्रीमाइस है। मैं सीधा लिख देता हूं इसको। ये मेजर प्रीमाइस,
ये माइनर प्रीमाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेजर टर्म सी इज प्रेजेंट इन दिस प्रीमाइस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेजर प्रीमाइस. Minor term A is present in this statement, that is why it is called minor premise, and middle term is absent in this statement, this sentence, that is why it is called conclusion. I hope it is clear now, everybody. तो मेजर टर्म, माइनर टर्म और प्रीमाइस, और मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस. तो ये दोस्तों आज आपने बेसिक्स इसकी स्टार्ट करी. अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी इसमें कुछ थ्योरी पार्ट लिखानी बाकी है, बहुत सारी थ्योरी लिखानी है, इसके कुछ सेंटेंसेस लिखाने हैं, और फिर कल हम इस पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि कंक्लूजन कितने तरह के होते हैं, इमीडिएट कंक्लूजन, मीडिएट कंक्लूजन. अगली क्लास में हम ये भी चर्चा करेंगे. कंक्लूजन इमीडिएट और मीडिएट कंक्लूजन्स होते हैं. फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ओवर प्रेडिकेट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेडिकेट ओवर सब्जेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो सीखेंगे. कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के रूल्स क्या होते हैं कल वो अगली क्लास में वो सीखेंगे. अभी मेरी सब्जी अधूरी है, अभी इसको आपको क्वेश्चंस नहीं करने इस पर. अभी आपको इसको पूरे को पहले मेरे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर आपके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप आराम से कर पाओगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. नमस्कार.